हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, अर्ली मेडिएवल इंडिया 750 से लेकर 1200 एडी के इतिहास को लेकर के हम डिस्कशन कर रहे थे और इसी के तहत हम लोगों ने गुर्जर प्रतिहार शासकों को लेकर के अध्ययन किया और उनमें से जो सबसे प्रमुख जो शासक थे जिन्होंने उत्तर भारत में अपने राजनीतिक स्थिति को और सत्ता स्थापित करने के लिए जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, उनको लेकर के डिस्कशन किया था। आज जो है हम अन्य दो महत्वपूर्ण एम्पायर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिनमें पहला राष्ट्रकूट डायनेस्टी होगा और दूसरा जो होगा पाल एम्पायर। जो त्रिपक्षीय संघर्ष है उसको लेकर भी क्या करेंगे, अंत में डिस्कशन करेंगे। त्रिपक्षीय संघर्ष जिसमें उत्तर भारत में सत्ता स्थापित करने के लिए भारत के तीन पावरफुल एम्पायर जो 750 से लेकर 1000 ईस्वी तक हमें देखने को मिला, उन तीनों के तीनों के जो है पावर का या सत्ता का जो परिणाम था वो त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में हमें देखने को मिला था। चलिए, तो सबसे पहले जो है हम राष्ट्रकूट एम्पायर को लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं चलिए, तो राष्ट्रकूट एम्पायर की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रकूट एम्पायर का जो स्थापना किया गया था वो दंती दुर्ग के द्वारा स्थापित किया गया था। 753 से लेकर के 756 जो है ये इसका समय काल है। बहुत कम समय काल के दौरान इन्होंने चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन II को पराजित करके मान्यखेत पर जो है अपने वंश की स्थापना की, या एक छोटे से जो है राज्य की स्थापना किया गया। ये जो दंती दुर्ग क्या थे ना, वो चालुक्य शासकों के क्या थे, एक सामंत के तौर पर एलिचपुर में जो है रहते थे, या एलिचपुर के वो क्या थे ना, सामंत थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण शासक देखते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण शासक है कृष्ण प्रथम। कीर्तिवर्मन II जो है कहीं ना कहीं दक्षिण में अभी भी था और उसे पूर्ण रूप से समाप्त करने का जो श्रेय जाता है वो कृष्ण प्रथम को जाता है। कृष्ण प्रथम ने कीर्तिवर्मन को जो है पूर्ण रूपेण जो है क्या कर दिया, जो उसके शासन को समाप्त कर दिया और महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। दंती दुर्ग ने इस साम्राज्य की स्थापना किया था और इसके बाद कृष्ण प्रथम ने इस साम्राज्य को बड़ा कर दिया। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक के जो है उन्होंने क्या किया ना, इसे फैला दिया या इसका क्षेत्र को क्या कर दिया, विस्तार कर दिया। कृष्ण प्रथम न केवल एक महत्वपूर्ण शासक था बल्कि विद्वानों का भी संरक्षण था। जैन संत आकलंक जो है वो क्या थे ना, कृष्ण प्रथम के दरबार में, कृष्ण प्रथम के काल में ही हमें समकालीन थे। इसके अलावा एलोरा का जो कृष्ण मंदिर है जो कि पत्थरों को काट करके बनाया गया है, वो कृष्ण प्रथम के काल में ही किया गया है। तो याद रखना है कि एलोरा के जो कैलाश मंदिर है वो कृष्ण प्रथम के काल में क्या है, बनाए गए थे पत्थरों को काट करके, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भाग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कुछ है, नेक्स्ट जो है हमें देखना होगा कि क्या है इसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक कौन है। तो इसके बाद का जो महत्वपूर्ण शासक है वह है गोविंद द्वितीय एवं ध्रुव धारावर्ष। तो गोविंद द्वितीय एक कमजोर शासक के तौर पर हुआ और यही कारण है ध्रुव ने उसे जो है उसे हटाकर जो है स्वयं क्या बन गया ना, सम्राट बन गया। और इस उपलक्ष्य पर उसने काली बल्लभ की उपाधि को धारण किया। साथ में श्री बल्लभ की उपाधि को धारण किया। अच्छा, धारावर्ष की उपाधि भी जो है इसी उपलक्ष्य में धारण किया गया था। गोविंद II को हरा करके उसने जो है धारावर्ष की उपाधि को भी लिया था। गोविंद तृतीय के राधानपुर अभिलेख से ज्ञात होता है कि ध्रुव ने गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में ध्रुव की जो एंट्री होती है वो इसी प्रकार होता है कि इसने वत्सराज को पराजित किया। जब वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित किया था, तब जब रिटर्न आ रहे थे तो वत्सराज को ध्रुव ने पराजित किया था और वत्सराज भाग करके कहां चले गए थे, राजस्थान पर चले गए थे। और बाद में ध्रुव ने जो है गंगा जमुना द्वाब में भी धर्मपाल को भी पराजित किया था। और इसकी सूचना हमें कैसे प्राप्त होती है, तो इसकी सूचना हमें संजन अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए, तो ध्रुव धारावर्ष जो है राष्ट्रकूट शासकों को में से एक महत्वपूर्ण शासक के तौर पर इतिहास में जाना जाता है। काली बल्लभ, श्री बल्लभ, धारावर्ष इसके क्या थे, उपाधियां थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन से महत्वपूर्ण शासक है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण शासक जिसकी भूमिका बहुत बड़ी है जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में और उत्तर भारत में सत्ता स्थापित करने में जो इनकी भूमिका सर्वोपरि माना जाता है, तो वो थी गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय का जो समय काल है
गोविंद तृतीय का समय काल 793 से लेकर के जो है 814 तक गोविंद तृतीय का समय काल है। संजन एवं राधानुपुर ताम्रपत्र, इन दोनों से जो हमें गोविंद तृतीय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और इससे सूचना प्राप्त होता है कि गोविंद तृतीय ने गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को क्या किया था ना, पराजित कर दिया था। धर्मपाल एवं चक्रायुध, इन दोनों ने स्वयं ही गोविंद तृतीय के सामने क्या किया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। तो संजन के लेख से हमें यह ज्ञात होता है कि इसके अलावा अगर हम कहें कि संजन के लेख से हमें यह भी ज्ञात होता है कि जो दक्षिण के पल्लव हैं, पांड्य हैं, चोल हैं, केरल हैं, तो पश्चिमी गंग है, इन शासकों के संग को जो है गोविंद तृतीय के द्वारा पराजित किया गया था। तो इस प्रकार ना केवल उत्तर भारत बल्कि दक्षिण भारत में भी गोविंद तृतीय ने अपनी सत्ता को स्थापित किया था और राजाओं को अपने अधीनता को स्वीकार किया था। और इसका उल्लेख जो है कहां से प्राप्त होता है, संजन के लेख से प्राप्त होता है और राधानुपुर ताम्रपत्र के लेख से भी हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार गोविंद तृतीय की भूमिका जो है ट्रिपराइट संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष में एक महत्वपूर्ण शासक के तौर पर भी है और दक्षिण के राज्यों को जो अपने अधीनता करने में भी इनकी भूमिका पाई जाती है, एक महत्वपूर्ण शासक के तौर पर जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष कोई शक्तिशाली शासक तो नहीं था, लेकिन कहा जाता है इतिहास में वे युद्ध के लिए नहीं बल्कि वे विद्वानों और कलाओं के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। उनके दौरान जितना विद्वानों और कलाओं को संरक्षण दिया गया शायद ही जो है राष्ट्रकूट शासकों में से किसी के द्वारा दिया गया, क्योंकि शेष जो शासक थे वे अपनी सत्ता को स्थापित करने में लगे हुए थे। दंती दुर्ग ने एक छोटे से मान्य खेत पर एक छोटे से राज्य की स्थापना की। कृष्ण प्रथम के द्वारा इसे थोड़ा बड़ा किया गया। उसके बाद ध्रुव धारावर्ष ने जो है एंट्री हुआ। ध्रुव धारावर्ष के जो वो पहला शासक है जो कि नॉर्थ में एंट्री किया और उसके बाद हमें देखने को मिल रहा है कि गोविंद तृतीय जो है पूर्ण रूप से एंट्री दिया। कहां पर ना, त्रिपक्षीय संघर्ष में या ट्रिपराइट संघर्ष में कन्नौज में एंट्री हुई। उत्तर भारत में उन्होंने अपनी सत्ता को दिखाया। और अब अमोघ वर्ष वो ऐसा है जिन्होंने जो है अपने आसपास के जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे अपने आप को जो है अपने राज्य को बचाते हुए उन्होंने कलाओं को भी संरक्षण प्रदान किया। मान्य खेत नगर को बसाया और उसे राजधानी बनाया। उसने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग, यहां से प्रश्न पूछा जाता है, याद देखिएगा, कविराज मार्ग का निर्माण कन्नड़ भाषा में किसके द्वारा किया गया है, तो अमोघ वर्ष के द्वारा किया गया है। ठीक है। इसके अलावा जो महान गणितज्ञ महावीराचार्य थे जिन्होंने गणित सार संग्रह लिखा है, वो भी उनका भी जो है संरक्षण जो है अमोघ वर्ष के द्वारा किया गया। जैन संत जीनसेन जो कि आदि पुराण के रचयिता माने जाते हैं, का भी संरक्षण प्रदान किया। संजन ताम्रलेख से हमें अमोघ वर्ष के बारे में सूचनाएं ज्ञात होती है। अमोघ वर्ष से जो जुड़ा हुआ इंस्क्रिप्शन है वो है संजन का ताम्रलेख और इसी से हमें जो है ना केवल अमोघ वर्ष बल्कि हमें जो है कई अन्य राष्ट्रकूट शासकों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होते हैं, जिनमें हमें गोविंद तृतीय के बारे में भी जानकारियां प्राप्त होती है। चलिए अन्य देखेंगे, अन्य क्या कुछ है। अन्य अमोघ वर्ष के बाद कौन महत्वपूर्ण शासक है, तो इंद्र तृतीय एवं कृष्ण तृतीय। अमोघ वर्ष के बाद जो है इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय हमें देखने को मिलता है। इंद्र तृतीय ने 916 में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए प्रतिहार शासक महिपाल के विरुद्ध युद्ध किया एवं उसे पराजित भी किया। और इसके बाद हमें प्राप्त होता है कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय जो है उसे क्या कहा जाता है ना, अकाल वर्ष कहा जाता है। उसने अकाल वर्ष की उपाधि को धारण किया था और वे विद्वानों के भी संरक्षक माने जाते हैं। कन्नड़ भाषा के कवि पोन, कन्नड़ भाषा के कवि जो है पोन उन्हीं के दरबार में क्या करते थे, निवास करते थे। पोन जो है शांति पुराण के रचयिता भी माने जाते हैं। तो कृष्ण तृतीय क्या है ना, कन्नड़ कवि पोन को संरक्षण दिया था, जिनके द्वारा शांति पुराण का रचना भी किया गया है। अब जो अंतिम शासक थे, राष्ट्रकूट शासकों के जो अंतिम शासक हमें देखने को मिला वो है खोटिक एवं जो है कर्क द्वितीय। खोटिक कुछ समय के लिए शासक बना, उसके बाद जो है वो निर्बल शासक था। 975 ईस्वी में क्या देखा गया कि जो तैल द्वितीय है, तैल द्वितीय के द्वारा जो है कर्क द्वितीय को हराते हुए या हटा करके कल्याणी के चालुक्य वंश का स्थापना किया गया। तो ये दोनों अंतिम जो है डिक्लाइन स्टेज पे हमें देखने को मिल रहा है। खोटिक एवं कर्क द्वितीय निर्बल शासक थे और 975 ईस्वी में जो तैल द्वितीय
के द्वारा कर्क द्वितीय को हटाते हुए जो है कल्याणी के चालुक्य वंश का स्थापना किया गया। तो इस प्रकार जो है राष्ट्रकूट शासकों को में हमें जो है कुछ शासकों को जो है अध्ययन किया जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिनमें दंतिदुर्ग जिन्होंने स्थापना किया, कृष्ण प्रथम एलोरा के मंदिर से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा गोविंद द्वितीय एवं ध्रुव की एंट्री होती है जो है उत्तर भारत में। इसके साथ साथ जिसे धारावर्ष भी कहा जाता है, गोविंद द्वितीय जिसने पूर्ण रूपेण एंट्री किया, जो है प्रतिहार शासकों को भी पराजित, नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया, धर्मपाल को पराजित किया। इसके अलावा जो है इसके अलावा दक्षिण के कई राज्यों के संघ को जो है उसने पराजित किया था। अमोघ वर्ष विद्वानों का संरक्षक माने जाते हैं। खुद कन्नड़ भाषा के क्या है लेखक थे, कविराज मार्ग उनके द्वारा लिखा गया था। गणितज्ञ महावीराचार्य इनके संरक्षण में थे। जैन संत जिन से जो है थे। इसके अलावा अमोघ वर्ष के बारे में जो सूचनाएं हमें प्राप्त होती है वो जो है संजन ताम्रलेख से प्राप्त होता था। ये कुछ महत्वपूर्ण शासक जो थे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे पाल एम्पायर को लेकर के। चूंकि जो ट्राइपाइड संघर्ष थे या त्रिपक्षीय संघर्ष था उनमें गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट एवं पाल ये तीन थे। इन तीनों की भूमिका पाई जाती है और इस समय 750 से लेकर 1000 तक इन्होंने अपने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया उत्तर भारत में और स्वयं की सत्ता को जो है बनाए रखा। ठीक है, चलिए तो अब पाल डायनेस्टी की अगर बात करें तो इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो गोपाल प्रथम के द्वारा जो इसका स्थापना किया गया था। 750 में जो है इस वंश की स्थापना किया जाता है। ये बंगाल के क्षेत्रों में मत्स्य न्याय इसके अलावा यहाँ पर एक टॉपिक ये है कि 636 से लेकर 750 अर्थात शशांक की जो मृत्यु हुई 636 से और 750 गोपाल के स्थापित होने के बीच में एक वैकम की स्थिति हो गई थी बंगाल में। और इस समय मत्स्य न्याय अर्थात बड़े जो है छोटे जीव को खा जाते थे या बड़े जो अधिकारी छोटे को खा जाते थे। तो इस प्रकार जो एक शोषण का दौर चल रहा था उसी दौरान जो बंगाल के लोगों ने गोपाल प्रथम को जो है अपने नेता के रूप में या लीडर के रूप में चुना था। और ये सूचना हमें कहां से प्राप्त हो रहा है? तो खलीमपुर कॉपर प्लेट से हमें ये सूचना प्राप्त हो रहा है कि लोगों ने गोपाल को चुना था मत्स्य न्याय को खत्म करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा तिब्बती इतिहासकार तारनाथ के द्वारा भी ये कहा गया है कि लोगों के द्वारा गोपाल प्रथम का चुनाव किया गया था। तो इस प्रकार गोपाल प्रथम ने पाला डायनेस्टी के जो है स्थापना करते हैं और इसका रीजन बंगाल, ईस्टर्न बिहार का क्षेत्र जो है ये इनके जो है क्या थे न इनके अंतर्गत थे। चलिए सबसे प्रमुख पाला डायनेस्टी पाला एम्पायर का जो सबसे प्रमुख शासक माने जाते हैं वो धर्मपाल, जिनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में। इनके समय काल तक जो त्रिपक्षीय संघर्ष जो है बहुत जोरदार तरीके से चला। ये स्वयं भी क्या थे ना बहुत महत्वपूर्ण शासक थे। उत्तर भारत में इनकी स्थिति काफ़ी मजबूत थी। नौसारी के प्लेट से हमें ज्ञात होता है कि धर्मपाल बंगाल के क्या थे? शासक थे। धर्मपाल ने कन्नौज के शासक इंद्र आयुध को क्या किया था? पराजित करके वहां चक्र आयुध को बैठाया था। ठीक है, तो उन्होंने इंद्र आयुध को हटा दिया और चक्र आयुध को क्या कर दिया? ना बिठा दिया। खलीमपुर कॉपर प्लेट से इस बात की सूचना ज्ञात होती है जब वो चक्र आयुध को बैठाते हैं तो उस राज दरबार में विदर्भ के भोज थे, जयपुर के मत्स्य भी थे, मद्र भी उपस्थित थे, कुरु भी उपस्थित थे, यदु भी उपस्थित थे, यवन भी उपस्थित थे, अवंती भी थे, गंधार भी थे और कीरा भी थे। मतलब ये सभी शासक जो है चक्र युद्ध को जो अपना क्या मानने लगे थे? शासक मानने लगे थे, या अगर शासक नहीं भी माने तो वे उपस्थित थे। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर धर्मपाल की शक्ति के बारे में भी ज्ञात होता है जिसने चक्रा युद्ध को कन्नौज पर बिठाया था और अपने अधीनता में रखा था। धर्मपाल को क्या कहा जाता है ना? उत्तरापद स्वामीन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्नौज से लेकर के अगर हम बात करें, कन्नौज से लेकर के जो है धर्मपाल एवं प्रतिहार शासक कन्नौज को लेकर के जैसे ही चक्रा युद्ध को बैठाया गया, इसके बाद जो है वत्सराज का क्या हुआ ना? आक्रमण हुआ और वत्सराज के साथ धर्मपाल का भी युद्ध हुआ जिसमें वत्सराज क्या हो गए? विजय हुए। वत्सराज जब वापस आ रहे थे उसी समय राष्ट्रकूट शासक ध्रुव जो है वत्सराज पर आक्रमण करते हैं और वो भाग जाता है। ठीक इसके बाद ध्रुव के द्वारा धर्मपाल को भी पराजित किया जाता है और दोआब में जो है गंगा दोआब में अधिकार कर लिया जाता है। मुंगेर कॉपर प्लेट में सूचना दिया गया है कि धर्मपाल के द्वारा केदारनाथ और गोकर्ण में जो है प्रार्थना किया जाता है। केदारनाथ जो कि हिमालय की गोद में है
और गोकर्ण अगर हम नेपाल माने, कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये नेपाल में है। तो ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों पर धर्मपाल का कहीं ना कहीं क्या था, अप्रत्यक्ष तौर पर भी शासन था। अर्थात से राजाएं जो है इनको कुछ ना कुछ टैक्स या लगान के तौर पर कुछ देते होंगे, बाकी वो क्या थे ना, ऑटोनोमस बॉडी की ऑटोनोमस स्टेट ही थे। तो इस प्रकार धर्मपाल का जो हम कह सकते हैं प्रभाव था, एक राजनीतिक प्रभाव या सत्ता का जो प्रभाव है, वो हमें उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है, जिसकी सूचनाएं हमें विभिन्न प्रकार की इंस्क्रिप्शन से मिल रहा है। जैसे नौसारी के जैसे खलीमपुर कॉपर प्लेट से हमें मिल रहा है, जैसे मुंगेर के कॉपर प्लेट से हमें मिल रहा है। कुछ समय के बाद वत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय के द्वारा भी कन्नौज पर आक्रमण किया गया। वत्सराज की मृत्यु हो जाती है और नागभट्ट द्वितीय जो है उसने पुनः कन्नौज पर आक्रमण किया और चक्रयुद्ध को अपने अधीन कर लिया। धर्मपाल और नागभट्ट द्वितीय के मध्य जो युद्ध हुआ, जिसमें धर्मपाल क्या हुआ, पराजित हुआ। जैसे ही नागभट्ट द्वितीय ने चक्रयुद्ध को पराजित किया या अपने अधीनता किया, तो पुनः धर्मपाल और नागभट्ट द्वितीय में युद्ध हुआ और धर्मपाल इस बार पराजित हुआ। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार त्रिपक्षीय संघर्ष होता रहा, प्रतिहार शासक और धर्मपाल के मध्य युद्ध हुआ। जब भी ऐसा हुआ कि धर्मपाल या पाल शासक पराजित हुए, हमें क्या देखने को मिल रहा है कि राष्ट्रकूट शासक जो है वहाँ क्या हो रहे हैं, वे साउथ से लेकर उत्तर की ओर आ रहा है और गुर्जर प्रतिहारों को क्या कर रहे हैं, ना हरा दे रहे या पराजित कर दे रहे, और पाल को फिर पुनः वो क्या बना दे रहे हैं ना, जो है उत्तर भारत के एक महान जो है साम्राज्य के तौर पर स्थापित कर दे रहे। तो इस प्रकार एक अजीब सा शक्ति संतुलन जो 750 से लेकर 1000 ईस्वी में देखने को मिला, वो हमें देखने को मिल रहा है। एक तरफ गुर्जर प्रतिहार पाल वंश को क्या कर रहे हैं, हर बार पराजित कर रहे हैं, हर बार जो है उनके क्षेत्र को अधिकार कर रहे हैं। तब क्या हो रहा है, देखा जा रहा है कि राष्ट्रकूट शासकों में से कोई आ रहा है और वो क्या कर रहा है, उसे पराजित करते हुए इस शक्ति संतुलन को बनाए रख रहा है। तो ये एक ऑटोमेटिक शक्ति संतुलन जो है हमें देखने को मिला, और इसी शक्ति संतुलन को ही जो इतिहास में जो है त्रिपक्षीय संघर्ष के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्मपाल जो है न केवल एक महत्वपूर्ण शासक था, बल्कि बौद्ध धर्म का संरक्षक भी था। उसने 200 गांव नालंदा यूनिवर्सिटी को प्रदान किया था। उसने विक्रमशिला महाविहार भी बनाया था, जो बाद में एक प्रसिद्ध शिक्षण केंद्र भी बना। धर्मपाल के द्वारा सोमपीरा महाविहार का भी निर्माण किया गया, जो कि बाद में एक शिक्षण केंद्र के तौर पर स्थापित हुआ। तो धर्मपाल ने कई बौद्ध धर्म के जो है महाविहारों का निर्माण किया, जो बाद में एक शिक्षण केंद्र के तौर पर स्थापित भी हुआ। ठीक है, चलिए धर्मपाल के बाद अगर हमें कोई महत्वपूर्ण शासक देखने को मिल रहा है तो वो है देवपाल। देवपाल जो है 810 से लेकर 850 एडी। मुंगेर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से हमें ज्ञात होता है कि देवपाल धर्मपाल का पुत्र था। देवपाल ने असम और उड़ीसा को जो अपने अधिकार में लिया। तो जो था वो तो पहले से था, अब असम और उड़ीसा को भी इन्होंने अपने अंदर में ले लिया। ठीक है, धर्मपाल के मृत्यु के बाद जो है नागभट्ट द्वितीय ने कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, परंतु देवपाल ने पुनः उसे जो है अपने क्षेत्र पर अधिग्रहण, अपने शासन के तले जो है अधिग्रहण कर लिया। तो धर्मपाल की मृत्यु के बाद नागभट्ट द्वितीय ने कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया होगा, लेकिन देवपाल ने पुनः अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपने क्षेत्र को वापस ले लिया। बादल स्तंभ शिलालेख से ज्ञात होता है कि उस जो है देवपाल के द्वारा उत्कल, हून, गुर्जर और द्रविड़ जैसे राज्यों के विरुद्ध उन्होंने सेना अभियान भी किया था। उन्होंने उड़ीसा और असम को जो है अपने अधिकार में भी लिया था। इस प्रकार देवपाल के समय में एक महत्वपूर्ण घटना याद रखिएगा कि जावा के जो शैलेंद्र शासक थे बलपुत्र देव ने एक दूत मंडल भेजा था, जिसमें उन्होंने 5 गांव अनुदान के तौर पर मांगा था। ठीक है, इसके अलावा देवपाल के दरबारी कवि जो है वज्रदत्ता थे, जिन्होंने लोकेश्वर शतक का निर्माण किया था। तो ये देवपाल भी जो है धर्मपाल के ही तरह जो है बौद्ध धर्म के एक संरक्षक के तौर पर हमें देखने को मिल रहा है। चलिए, तो ये था राष्ट्रकूट और पाल, इन दोनों के जो महत्वपूर्ण शासक हैं उनको लेकर के हमने क्या क्या डिस्कशन किया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है या नेक्स्ट जिसको लेकर के हम डिस्कशन करेंगे वो है द ट्रिपटाइट स्ट्रगल, या जो त्रिपक्षीय संघर्ष है। तो ये जो ट्रिपटाइट स्ट्रगल है उसको लेकर के डिस्कशन करेंगे, और इसको जो है हम लोग ग्राफ की सहायता से देखने का प्रयास करेंगे। जो ट्रिपटाइट स्ट्रगल है उसके 4 फेजेस
हमें प्राप्त हो रहे हैं। इन चारों फेजेस को जो है हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो ट्रिपटाइड स्ट्रगल, इसके पार्टिसिपेंट कौन कौन है। तो गुर्जर प्रतिहार जो शासक है ये पार्टिसिपेंट है, पाल शासक पार्टिसिपेंट है, और राष्ट्रकूट शासक यानी इसके पार्टिसिपेंट हैं। ठीक है, लास्टली क्या देखा जाता है कि जो नागभट्ट द्वितीय के द्वारा जो है 816 ईस्वी में कन्नौज पर अधिकार, अर्थात गुर्जर प्रतिहारों का ही क्या होता है, कन्नौज पर अंतिम तौर पर क्या होता है, अधिकार हो जाता था। ये आउटकम्स था किसका, न त्रिपक्षीय संघर्ष का परिणाम। चलिए अब हम फर्स्ट फेज की अगर बात करते हैं। अब अगर हम फर्स्ट फेज की बात करें तो किस प्रकार से हम एक डेटा बनाएंगे, उस डेटा के हिसाब से चलेंगे। इधर में मान लीजिए कि क्या है ना, इधर में क्या है ना, गुर्जर प्रतिहार है, यहाँ हम लोग ने देखा गुर्जर प्रतिहार, इधर क्या है, पाला है, और साउथ में कौन है हमारा, तो साउथ में हमारा राष्ट्रकूट है। गुर्जर प्रतिहार के जो शासक थे जिसने जो है इस कन्नौज के युद्ध में या जो ट्रिपटाइट स्ट्रगल या त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया हुआ है वत्सराज के द्वारा जो है ये शुरू किया गया। वत्सराज ने जो है कन्नौज पर सबसे पहले क्या क्या आक्रमण किया और इंद्रायुध को पराजित कर दिया या अपनी अधीनता में ले लिया, और इसके बाद आगे बढ़ते हुए अपने मित्र सांभर के किंग दुर्लभ राज के साथ उसने पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। तो वत्सराज के द्वारा न केवल कन्नौज के इंद्रायुध बल्कि पाल शासक धर्मपाल को भी पराजित किया गया। तो ये फर्स्ट फेज की घटना हो रही है। उसके तुरंत बाद हमें देखने को मिल रहा है जो राष्ट्रकूट शासक ध्रुव थे उन्होंने वत्सराज को पराजित किया, और न केवल वत्सराज को पराजित किया बल्कि दोआब में धर्मपाल को भी जाकर के पराजित किया। तो इस प्रकार जो है ये फर्स्ट फेज है। फर्स्ट फेज का समय काल हमें कितने को देखने को मिल रहा है ना, फर्स्ट फेज के दौरान हमें देखने को मिल रहा है कि 785 से लेकर के याद रखिएगा 790 तक का समय काल है, और इस समय काल के दौरान वत्सराज ने जो है कन्नौज के इंद्रायुध पर आक्रमण किया और वहां से उन्होंने पाला शासक पर आक्रमण किया। तब ध्रुव के द्वारा वत्सराज को हराया गया और धर्मपाल को भी पराजित किया गया, और इस प्रकार राष्ट्रकूट शासक ध्रुव का जो है उत्तर भारत में एक महत्वपूर्ण जो है शासक के तौर पर उतर गया। अर्थात दक्षिण में तो था ही, अब वो उत्तर भारत में भी जो है एक महत्वपूर्ण शासक के तौर पर जाने लगे। सेकेंड फेज में हमें क्या देखने को मिल रहा है, सेकेंड फेज जो कि 791 में जो इवेंट हमें देखने को मिल रहा है कि धर्मपाल के द्वारा कन्नौज पर क्या किया गया। जैसे ही ध्रुव वापस चला गया धर्मपाल ने पुनः कन्नौज पर क्या किया ना, इंद्रायुध को जो है डिफीट कर दिया, और वहां पर किसे बैठा दिया ना, चक्रायुध को बैठा दिया। चक्रायुध को उन्होंने जो है शासक बनाया, अर्थात धर्मपाल के अधीन थे चक्रायुध। और कहा जाता है कि इस जब वो राजा बना रहे थे तो उस समय भोज, मत्स्य, मद्र, कुरु, यदु, यवना, अवंती, गंधार्व, कीरा ये सभी जो है शासक या राजा जो थे वहां उपस्थित थे और उन्होंने चक्रायुध को कन्नौज का शासक माना। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं इसमें इस लेख से हमें यह भी ज्ञात हो रहा है कि धर्मपाल का जो शक्ति है वो जो है उत्तर भारत में एक महत्वपूर्ण बन करके उभरा था, और धर्मपाल को जो है मूल रूप से उत्तर भारत के कई राज्यों के द्वारा जो है मान्यता प्राप्त था। ठीक है, चलिए तो चक्रायुध को क्या किया गया ना, चक्रायुध को बैठा दिया गया कहां, कन्नौज पर। चलिए अब थर्ड इवेंट को देखेंगे हम लोग कि थर्ड इवेंट में क्या कुछ हुआ। थर्ड फेज में हमें क्या देखने को मिल रहा है ना, थर्ड फेज में हमें देखने को मिल रहा है कि ये सेकंड जनरेशन का युद्ध है। अर्थात अब वत्सराज का पुत्र नागभट्ट द्वितीय, अर्थात ऐसे अगर हम लोग ठीक से ऑड ग्राफ के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे तो गुर्जर प्रतिहार यहाँ हो गए, यहाँ पाल हो गए, और यहाँ कौन हो गए ना, आपके राष्ट्रकूटास हो गए। तो अब सेकेंड जनरेशन में यहां हमें देखने को मिल रहा है नागभट्ट द्वितीय देखने को मिल रहा है। राष्ट्रकूट में हमें कौन देखने को मिल रहा है, तो गोविंद तृतीय जो है हमें देखने को मिल रहा है, और यहां पर क्या है, पाल शासक हमें देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार जो है राष्ट्रकूट शासक जो है आक्रमण किया गया था किस पर ना, गोविंद तृतीय के द्वारा नागभट्ट के ऊपर जो है आक्रमण किया गया था। तो ये था क्या ना, ये था थर्ड स्टेज। ठीक है, गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट जो शासक थे उन्होंने नागभट्ट के गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट पर क्या क्या आक्रमण किया और उन्हें डिफीट किया, कहा ना, ग्वालियर के आसपास। और गोविंद ने आगे बढ़ते हुए मालवा के साथ साथ लता के साथ साथ जो महाकौशल एवं चक्रायुध और धर्मपाल इन दोनों को भी जो है बाद में क्या किया गया था, पराजित किया गया। तो इस प्रकार यहाँ गोविंद तृतीय की एंट्री होती है। ये कितने फेज में होता है, हमें थर्ड फेज में हमें ये देखने को मिलता है। थर्ड फेज का समय काल है 793 से लेकर 814 में, और अंतिम फेज में हमें क्या देखने को मिल रहा है, 800
814 के बाद या 816 में हमें क्या देखने को मिला है ना, गोविंद तृतीय की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही गोविंद तृतीय की मृत्यु हो जाता है तो प्रतिहार जो शासक है नागभट्ट द्वितीय क्या है वो मजबूत स्थिति में आ जाते हैं और वे क्या करते हैं ना, द्वापर आक्रमण करते हैं और चक्रा युद्ध को क्या कर देते हैं, वो डिफीट कर देते हैं या हरा देते हैं और कन्नौज को जो है अपना कैपिटल बना लेते हैं, अर्थात प्रतिहार का जो है राजधानी बना लेते हैं। और इस प्रकार अंतिम तौर पर नागभट्ट तृतीय के द्वारा जो कन्नौज पर अधिकार कर लिया जाता है और एक लंबा संघर्ष जो त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में देखा गया था वो समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार अंतिम परिणाम ये निकला कि गोविंद तृतीय के द्वारा जो है नागभट्ट द्वितीय, गोविंद तृतीय की मृत्यु के बाद गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। तो ये था साथियों जो 750 से लेकर के 1000 एडी के जो फर्स्ट फेज में 3 महत्वपूर्ण शासकों को लेकर के हम लोगों ने डिस्कशन किया। पहला गुर्जर प्रतिहार को हम लोगों ने देखा, फिर हम लोगों ने राष्ट्रकूटास को देखा, फिर पाला को देखा और जो कन्नौज को लेकर के जो युद्ध हुआ जिससे हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष या ट्रिपाटाइट स्ट्रगल कर रहे हैं वो भी हम लोगों ने देखा। आगे चलकर हम लोग जो है गुर्जर प्रतिहार के जो ब्रेकिंग से जो छोटे छोटे क्या बने, राजपूत स्टेट बने, उनके प्रमुख जो शासक हैं उनको लेकर के क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। यहाँ के लोक कला संस्कृति एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के भी अध्ययन करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।